हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर 7 रूल 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि कोई प्लेंटिफ या वादी किसी गलत ज्यूरिसडिक्शन में किसी ऐसे कोर्ट में पेश कर देता है अपना दावा जिनको उस सूट को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ज्यूरिसडिक्शन दो तरह का हो सकता है। टेरिटोरियल हो सकता है, मतलब उसकी अधिकारिता में वो क्षेत्र जिस भूमि का विवाद है वो नहीं आता, या पेक्यूनरी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि वो मान लीजिए उसकी मालियत या जो उन्होंने मालियत या उसकी जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स किया, जो उन्होंने वैल्यूएशन करी सूट की, वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है और उस कोर्ट को उस 10 लाख रुपए को सूट को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और वो किसी हायर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। या मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन 25 लाख रुपए है, ज़्यादा वैल्यूएशन है या कम वैल्यूएशन है, और उन्होंने उस कोर्ट में पेश कर दिया जिनको इस सूट को तय करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या कोर्ट उस केस को खारिज कर देगी या प्लेंटिफ को लौटा देगी? इस बारे में ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या कहता है। वैसे तो देखिए, हमें हमेशा सही ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट में दावा पेश करना चाहिए, लेकिन गलती से मान लीजिए जब नोटिस तामील हुए और डिफेंडेंट आया और डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन दिया कि साहब ऑनरेबल कोर्ट को तो ज्यूरिसडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये पेक्यूनरी लिमिट्स, हर कोर्ट की एक पेक्यूनरी लिमिट्स होती है कि वो उतने ही रुपए का या सीमाएं होती है कि इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का वो दावा एंटरटेन कर सकते हैं, वो लिमिट एक्सीड कर रहे हैं तो डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन दे सकता है। या कोर्ट स्यू मोटो अपने आप भी तय कर सकता है कि देखिए आपने जो हमारे यहाँ सामने दावा पेश किया है, हमें उस केस को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये ज्यूरिसडिक्शन आप दूसरी कोर्ट में पेश कीजिए जिसको इस केस को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन है। तो सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 10 है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। ऑर्डर 7 रूल 10 ए है, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 7 रूल 10 कहता है रिटर्न ऑफ प्लेंट subject to provisions of sub rule 10A, the plaintiff shall at any stage of the suit be returned the presented to be in which the suit should have been instituted. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 10A के रहते हुए कोर्ट उस दावे प्लेंटिफ को दावा उस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए रिटर्न कर देगा जहां वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। फिर है Sub Rule 2A procedure on returning of plaint. On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return the name of the party presenting it and a brief statement of the reasons for returning it. जब जज रिटर्न करेगा प्लेंट को तो रीजन देगा रिटर्न करने के। वो रीजन क्या हो सकते हैं, और नाम भी लिखेगा पार्टी का कि इन्होंने प्रेजेंट किया था, इस डेट को प्रेजेंट किया था और अब मैं इनको लौटा रहा हूँ। वो रीजन हो सकते हैं कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या जिस कोर्ट में ये पेश किया जाना चाहिए उस कोर्ट में वादी को पेश करने के लिए लौटाया जाता है। अब है ऑर्डर 7 रूल 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड अंडर इट्स रिटर्न। पावर है उस कोर्ट की कि वो डेट फिक्स कर सकती है जहां जिस कोर्ट में ये केस पेश किया जाना चाहिए उसमें पेश करने के लिए डेट फिक्स कर सकती है। तो वो क्या है, इसका भी हम सब क्लॉज की 1 by 1 मैं पढ़ूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। सब क्लॉज 1, वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट प्लेंट शुड बी रिटर्न, इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ। जहां पर डिफेंडेंट अपीयर हो गया और कोर्ट को ये लगता है कि इस प्लेंट को रिटर्न किया जाना चाहिए, तो वो इस बात की सूचना प्लेंटिफ को देंगे। सब रूल 2 क्या कहता है? ऑर्डर 7 रूल 10 का A का सब रूल 2, where an intimation is given to the plaintiff under sub rule 1, the plaintiff may make an application to the court. जब कोर्ट उनको सूचित करेगा तो प्लेंटिफ खुद एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे ये प्लेंट को रिटर्न करके और सही ज्यूरिसडिक्शन में पेश करने की इजाजत दी जाए। उस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसका ए क्या कहता है? स्पेसिफाइंग द कोर्ट इन विच ही प्रपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट्स रिटर्न। उसमें वो नाम भी लिखेगा प्लेंटिफ कि मुझे इस कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी जाए। फिर है बी, प्रेइंग दैट द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेड कोर्ट एंड रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। उसमें क्या प्रे करेगा? उसमें ये प्रेयर करेगा कि मेरे को प्रेजेंट करने की इजाजत दी जाए और एक डेट फिक्स कर दी जाए और वो डेट डिफेंडेंट को भी बता दी जाए। अब इसका सब रूल 3 क्या है?
where an application is made by the plaintiff under sub rule 2, the court shall, before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it was no jurisdiction to try the suit, fix a date for appearance of the parties in the court in which the plaint is proposed to be presented and give the notice of the date of appearance is given under sub rule 3. क्या होगा, जहां कोर्ट ऐसा करता है वहां पर एक डेट फिक्स भी कर देगा और पार्टीज को उसकी सूचना भी दे देगा. अब है इसका 4, वेयर द नोटिस ऑफ द डेट फॉर अपीयरेंस इज गिवन अंडर रूल 3, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर इट्स रिटर्न टू सर्व द डिफेंडेंट विद ए समन फॉर अपीयरेंस इन द सूट अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट्स. जहां पर इस तरह से कोर्ट के आदेश से जब प्लेंट रिटर्न हुआ और नोटिस ऑलरेडी पार्टीज को हो गया, तो नई कोर्ट को यह आवश्यक नहीं है कि वो डिफेंडेंट को नोटिस समन सर्व करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी नोटिस हो चुका है. और where the application made by the plaintiff under sub rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. यदि plaintiff ने एप्लीकेशन पेश करी और वो अलाउड हो गई, देखिए डिसअलाउड हुए तो वो उसकी अपील, रिवीजन, रिट जो भी उसको जुरिसडिक्शन है वो कर सकता है. लेकिन यदि वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो प्लेंटिफ को राइट नहीं है कि उसके अगेंस्ट में वो अपील कर दे. अब है क्वेश्चन कि हाउ टू मूव एन एप्लीकेशन, इस तरह की एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाए. देखिए, जब प्लेंटिफ को ये पता पड़ता है कि उसने एक जो सूट फाइल किया है उसका जुरिसडिक्शन कोर्ट का गलत है, ये कैसे पता पड़ सकता है? प्लेंटिफ को खुद भी पता पड़ सकता है, कोर्ट भी उसको ऑफिस रिपोर्ट में जो है नोटिंग कर सकते हैं कि गलत जुरिसडिक्शन है, या जब डिफेंडेंट अपीयर हुए तब भी ये मालूम पड़ सकता है. डिफेंडेंट इसकी एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, तब कोर्ट रिटर्न करेगा प्लेंट को और ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A के अनुसार रिटर्न करेगा. अब उसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले प्लेंटिफ कोर्ट का नाम लिखे, फिर केस का नंबर लिखे, फिर पार्टीज का पूरा टाइटल, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस लिखे, प्लेंटिफ का भी, डिफेंडेंट और जितने भी डिफेंडेंट हैं उनका भी लिखे. फिर उसकी एक एडवांस कॉपी यदि सर्व हो गए हैं तो डिफेंडेंट को दे. फिर उसमें लिखे एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें रीड विद सेक्शन 151 CPC भी लिखे. इसके बाद लिखे कि मैंने माननीय न्यायालय में वादी ने ये दावा पेश किया था. द प्लेंटिफ हैज प्रेजेंटेड द सूट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. द प्लेंटिफ हैज कम टू नो दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन. माननीय न्यायालय को जुरिसडिक्शन नहीं है, पेक्यूनरी नहीं है या टेरिटोरियल नहीं है, इसलिए वादी उस कोर्ट में पेश करना चाहता है जिसको जुरिसडिक्शन है. प्लेंटिफ उसका नाम भी लिखे और ये भी लिखे कि डिफेंडेंट के नोटिस सर्व हो गए हैं तो डिफेंडेंट को सूचना दी जा करके और एक फिक्स डेट अपीयरेंस की कर दी जाए और हमें ये प्लेंट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स लौटा दिया जाए. फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट प्लेंटिफ से कहेगा कि आप एक सर्टिफाइड कॉपी इसकी पेश कीजिए और सर्टिफाइड कॉपी को रिकॉर्ड पे रख के कोर्ट एक एंडोर्समेंट के साथ, ऑर्डर शीट के साथ उस प्लेंट की पूरी मूल पत्रावली को प्लेंटिफ को लौटा देगा. और डिफेंडेंट यदि ऑलरेडी सर्व्ड है तो उनको भी एक डेट फिक्स कर देगा कि अब इस डेट पर उस कोर्ट में अपीयर होइए. इस प्रकार दोनों पार्टीज सही जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे. इसमें दावा खारिज नहीं होता है और ये किसी भी स्टेज पर पता पड़े, मान लीजिए इश्यूज भी फ्रेम हो गए उसके बाद पता पड़ा, मान लीजिए एविडेंस भी स्टार्ट हो गई उसके बाद पता पड़ा, तो किसी भी स्टेज पर ये ऑर्डर 7 रूल 10 एप्लीकेबल है. आज का वीडियो इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू फ्रेंड्स.